सीक्वेंसर। इसके पहले रियल एनालिसिस में हम लोगों ने बाउंड कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग सीक्वेंसर ये पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस के विषय में थोड़ा सा आइडिया हमने इनफाइनाइट सीरीज जहाँ स्टार्ट हुआ था वहाँ भी दिया था, लेकिन क्योंकि अब चैप्टर शुरू करना है इसलिए उस आइडिया को एक बार और आपके सामने हम रख रहे हैं और फिर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो थ्योरम्स होंगे उसको हम लोग करेंगे। तो अभी सीक्वेंस की डिफिनीशन, सीक्वेंस है क्या, उसकी डिफिनीशन को एक बार सामने आपके लिखा गया है, तो इसको एक बार हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है उसको एक बार हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक मैपिंग पहले आप समझ लें, फिर उसकी डिफिनीशन को हम लोग देखेंगे। कोई एक मैपिंग है, वो मैपिंग ही सीक्वेंस हो जाएगा यदि उसके कुछ कंडीशन हो और वो कंडीशन सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है कि कोई भी जब मैपिंग लेते हैं तो उस मैपिंग का एक डोमेन सेट होता है और एक कोड डोमेन सेट होता है। तो जिस मैपिंग को आपको सीक्वेंस होना है उस मैपिंग का जो डोमेन है वो डिफिनिट है कि नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। यानी एक ऐसा मैपिंग है जिसका डोमेन सेट नेचुरल नंबर हो, और नेचुरल नंबर आपको पता है कि जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो। तो यदि एक ऐसा मैपिंग जिसका डोमेन सेट हमारा नेचुरल नंबर हो और इसका जो कोड डोमेन है उसको हमने x ले लिया है। अब यह x आपका नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। तो इस तरह से यह जो मैपिंग है उस मैपिंग का डोमेन सेट हमने नेचुरल नंबर लिया और x हमारा इंटीजर से लेकर नेचुरल नंबर से लेकर के और रियल नंबर तक तो कोई एक सेट हो सकता है। इसलिए यदि यहाँ यन लिखते तो सिर्फ वो यन के लिए कंडीशन होता, इंटीजर का जेड लिखते तो सिर्फ जेड के लिए होता, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, रियल हो, कोई हो सकता है, इसलिए जनरल हमने एक्स लिख लिया। अब इस एक्स की जगह नेचुरल आता है तो यन लिखेंगे, इंटीजर होगा तो जेड लिखेंगे, रियल होगा तो आर लिखेंगे, रेशनल होगा क्यू लिखेंगे। ये हमारा वर्क है। तो अभी हम लोगों ने एक मैपिंग लिया और कोई भी मैपिंग होता है उसका डोमेन सेट होता है। तो इस मैपिंग का जो डोमेन सेट हो वो नेचुरल नंबर ही हो और इसका जो कोड डोमेन सेट हो वो हमारा कोई भी सेट नेचुरल नंबर से लेकर के रियल नंबर तक एक आ सकता है। तो जो यह मैपिंग होगा वो मैपिंग के जो इमेज होंगे वो इमेज के एलिमेंट ही हमारे सीक्वेंस के एलिमेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने क्या किया कि यह एफ लिया और यह तो हमने नेचुरल नंबर ही लेते हैं। अब इसमें एक्स की जगह हमने नेचुरल नंबर ले लिया और एक मैपिंग हमने इस तरह से लिया कि यन इज इक्वल टू यन स्क्वायर, ये हमने मैपिंग यह लिया। अब आप देखोगे कि यह नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है और जो यक्स है वो डोमेन वो भी नेचुरल नंबर ही लिया गया। तब इसके एलिमेंट 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसके एलिमेंट हैं और इसका भी 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये भी एलिमेंट होंगे। तो अब देखो ये जो हमारा मैपिंग है वो मैपिंग किस तरह से है, यह एन पर एफ को ऑपरेट करोगे तो यन स्क्वायर दे रहा है। तो इसमें नेचुरल नंबर का पहला एलिमेंट लो 1, तो जब यह एफ 1 करेंगे तो यह 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हुआ। तो इसका मतलब यह 1 का इमेज जो हुआ वो आपका 1 हो गया, 1 का इमेज 1 हो गया। अब यह 2 क्योंकि दूसरा नेचुरल नंबर आपका 2 होगा तो 2 तो यह 2 का स्क्वायर यानी ये आपका 4 आ गया। तो 2 का इमेज जो हुआ वो आपका 4 आ गया। फिर इसके बाद से F3 तो ये हमारा 3 का स्क्वायर यानी 9। इसके बाद ये 6 है, 7 है, 8 है, फिर ये 9 आएगा तो इस 3 का इमेज 9 हो जाएगा। और ऐसे 4 है तो उसका 16 हो जाएगा। तो ये प्रत्येक एलिमेंट के इमेज हमको मिलते जाएंगे
और तब जो यह इमेज आया यानी यह 1 और 4 और फिर यह 9, 16 एंड सो ऑन, ये जो कलेक्शन हुआ वो कलेक्शन ही हमारा सीक्वेंस कहलाएगा। यानी एक ऐसा मैपिंग जिसका प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए जो इमेज आएगा, तो हम मैपिंग यह लिए हैं, तो ये मैपिंग से हमको जो इमेज पॉइंट मिले ये हमारा इस मैपिंग के इमेज हैं, यानी ये मैपिंग हमारा सीक्वेंस हो गया और सीक्वेंस के ये एलिमेंट हो गए। तो हमने यह एक मैपिंग लिया। अब एक और मैपिंग आप सपोज कर लो कि जैसे हमने FN इज इक्वल, अब मैपिंग ले रहे हैं और मैपिंग हमने सपोज कर लिया कि अब यह n सबका डोमेन तो नेचुरल नंबर ही रहेगा, यानी अब दूसरा हमने पहला लिया, ये हमने दूसरा ले लिया, तो यह अब इसका नेचुरल नंबर से अब हमने इंटीजर ले लिया, ये हमने इंटीजर ले लिया, यहाँ एक इंटीजर लिया और तब ये जो मैपिंग लिया वो हमने सपोज कर लिया कि उसको 2n-3 कोई हम ले सकते हैं, जो भी लेंगे तो यह 2n-3। अब आप देखो ये हमको मिला यहाँ से नेचुरल नंबर। मैपिंग जो भी होगा उसको सीक्वेंस होना है, तो जो डोमेन सेट होगा वो तो फिक्स है नेचुरल नंबर। अब हम यहाँ से इंटीजर का सेट लिए, तो ये तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और ये हमारा इंटीजर है, तो यह 0, ये -1, -2 से माइनस इनफाइनाइट, +1, +2 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, ये सब हुआ। अब देखो इसके पहले एलिमेंट का इमेज F1, तो ये देगा 2 × 1 -3, यानी यह -1 आ गया। तब हमने देखा कि इस रूल से, इस मैपिंग से पहले एलिमेंट का इमेज जो आया वो हमारा -1 आया, तो यानी इस 1 का इमेज यह -1 ये हो गया। फिर उसके बाद से F2, यहाँ F2 ये लोगे तो 2 × 2 -3, तो 4 -3 यह 1 आ गया, तो इसका मतलब 2 का इमेज जो आया वो हमारा 1 आ गया। फिर इसके बाद से F3, तो ये 2 × n की जगह 3 और -3, तो हमारा 6 -3 3 आ गया। इसका मतलब इस 3 का इमेज फिर इसके आगे 3 आएगा, तो 3 का इमेज 3। इस तरह से इस मैपिंग से प्रत्येक नेचुरल नंबर का जो इमेज आएगा, उन इमेज का जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन ही इस सीक्वेंस के एलिमेंट होंगे। तब यहाँ से हमको क्या मिला, तो यहाँ से हमको मिला -1, फिर इसके बाद से 2, फिर इसके बाद -1, फिर यह 1 आया, फिर यह 3 आया एंड सो ऑन, ये एलिमेंट हम ले लेंगे। तो आपने क्या देखा कि कोई भी मैपिंग हम लें, यहाँ से कोई मैपिंग, यहाँ यह लिया गया है, आप और कुछ ले सकते हो। यहाँ हमने यह मैपिंग लिया, तो जब इसमें नेचुरल नंबर, तो मैपिंग होने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक सेट का, प्रत्येक मैपिंग का डोमेन नेचुरल नंबर ही होगा। लेकिन जो कोड डोमेन होगा वो हमारा नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ये इंटीजर होगा, अभी हम रैशनल नंबर का भी देखेंगे। तो इस तरह से आया, तो जो मैपिंग लेंगे उसमें 1 का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज, 4 का इमेज, 5 का इमेज, ये लेते जाएंगे, और जो ये इमेज पॉइंट का जो कलेक्शन हुआ यही हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। तो देखो इस नेचुरल नंबर में और भी एलिमेंट हैं, लेकिन ये सब सीक्वेंस नहीं है। इस मैपिंग के अनुसार प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए जो इमेज आया, सिर्फ उन इमेज पॉइंट का जो कलेक्शन हुआ वो हमारा सीक्वेंस हुआ। तो जब हम सीक्वेंस का जो ये कोड डोमेन लेते हैं, यदि वह नेचुरल नंबर लिया, तो वो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस इन नेचुरल नंबर, वो हमारा नेचुरल नंबर में सीक्वेंस हुआ। अब इंटीजर लिया गया तो सीक्वेंस इन इंटीजर, वैसे जब रैशनल नंबर लेंगे तो सीक्वेंस इन रैशनल नंबर, इस तरह से हमारा सीक्वेंस आएगा। तो अब एक और रैशनल नंबर का एक एग्जांपल आपको हम ले रहे हैं, और तब उसको देखें कि हमारा सीक्वेंस रैशनल नंबर में क्या हो जाएगा। तब हमने क्या किया, यह मैपिंग लिया, ये तीसरा, और ये मैपिंग प्रत्येक का डोमेन आपका नेचुरल ही रहेगा, लेकिन
जो कोड डोमेन हो गया ये रैशनल नंबर हमने ले लिया। तब हमने यह एफ एन ये मैपिंग हम लेंगे और ये मैपिंग अपने तरफ से लेते हैं। क्वेश्चन में दिया भी जा सकता है और ये पूछा जाएगा कि ये हमारा ये सीक्वेंस इसका क्या होगा। तो एफ एन ये हमने ले लिया यदि यह एन अपान एन प्लस 2 इस फॉर्म में ले लिया। तब आप देखो कि इस सीक्वेंस के एलिमेंट क्या होंगे। तो इस सीक्वेंस के एलिमेंट हमारा यह एलिमेंट लाने के लिए हमारा ये नेचुरल नंबर पहला नेचुरल नंबर तो यह f1 तो यह 1 और 1 प्लस 2 यानी ये 1/3 ऐसा ही। और फिर यह f2 तो यहाँ से यह 2 और 2 प्लस 2 यानी 4 तो यह 1/2 ऐसा गया। f3 तो ये हमारा 3 और अपान 3 प्लस 2 तो 5। f4 तो यह 4 प्लस 2 6 तो ये हमारा 2/3 एंड सो ऑन। हर नेचुरल नंबर की वैल्यू को इसमें लिखते जाएंगे और तब जो ये कलेक्शन आया यानी यह 1/3 और यह 1/2 यह 3/5 और यह 2/3 इन सबका जो कलेक्शन हो गया ये हमारा जो सीक्वेंस हुआ वो रैशनल नंबर में हुआ क्योंकि हमारा ये रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी एक मैपिंग ही सीक्वेंस हो जाएगा यदि उसका जो डोमेन सेट हो वो नेचुरल नंबर हो और जो कोड डोमेन हो नेचुरल नंबर से लेकर के और रियल नंबर तक कोई हमारा एक सेट आ सकता है। तो हम कोई यह रूल लेते हैं ये मैपिंग लेते हैं और इस मैपिंग के अनुसार ये नेचुरल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट को देखते हैं। जैसे 1 को देखा वो क्या आया, 2 को देखा ये क्या आया, 3 के लिए देखा ये क्या आया। प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए हम इस मैपिंग में वैल्यू रखते जाएंगे और तब जो आएगा ये जो इमेज पॉइंट हो गए उसका हमने कलेक्शन ले लिया। तो जो ये कलेक्शन हुआ वही हमारा सीक्वेंस हुआ और ये सीक्वेंस हमारा रैशनल नंबर में हुआ। तो ये जो भी एलिमेंट है जैसे हमारा यह एलिमेंट आया 1/3 तो इस सीक्वेंस का ये पहला एलिमेंट हुआ, ये हमारा सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट हुआ, सीक्वेंस का तीसरा एलिमेंट हुआ। तो सीक्वेंस हमारा बदलता रहेगा। जैसे यहाँ fn = n/n+2 लिया, यदि हम इसको fn को n/n+1 लेते तो दूसरा सीक्वेंस होता। fn को n/n² + 1 लेते वो हमारा तीसरा। तो ये हम वैल्यू बदलते जाएंगे सीक्वेंस हमारा बदलता जाएगा। इसलिए जनरल सीक्वेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सीक्वेंस को ऐसे an ये सीक्वेंस को। अब यहाँ an की वैल्यू n/n+2 है। अब इसके पहले हम लोगों ने इंटीजर में लिया था तो वहाँ हमारा इसमें an की वैल्यू सीक्वेंस में n/n+1 तो इसको ऐसे लिख लेंगे, हमको सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके पहले इंटीजर वाले केस में हमने an को लिया था यहाँ से n-2 इस तरह से लिखा था। ऐसे हम लोगों ने पहले वाले में जो नेचुरल नंबर था उसमें an को n² इस फॉर्म में लिया गया था। तो ये सीक्वेंस आपका बदलता जाएगा तो प्रत्येक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे an से। तो इसमें an की वैल्यू ये आ गया, यहाँ n+2 है तो यहाँ n+2। इस सीक्वेंस में यह n/n+2 हुआ। इसके पहले जो हम लोगों ने किया था वो सीक्वेंस जो था वो n-2 ऐसा दिया था। पहला जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया जो सीक्वेंस था वो n²। अब इसी सीक्वेंस में देखो n की वैल्यू जब 1 करोगे इसमें 1 तो यह a1 होगा। तो अब n की वैल्यू 1 करोगे तो यह 1/3 यानी इस सीक्वेंस का पहला एलिमेंट। फिर इसके बाद से प्रत्येक नेचुरल नंबर लिखेंगे तो 1 लिखा, फिर 2 लिखेंगे तो जब 2 लिखोगे तो यह a2 और तब यह 2/4 यानी 1/2 ऐसा आ गया। तो हमारा सीक्वेंस का एक दूसरा एलिमेंट हो गया। इस तरह से जो भी सीक्वेंस लेंगे उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे an से और जो उसके एलिमेंट होंगे इसी सीक्वेंस में n की वैल्यू को 1 रखेंगे और तब जो वैल्यू आएगा वो सीक्वेंस का पहला एलिमेंट जिसको a1 से डिनोट करेंगे और इसमें जो वैल्यू आया उसको हम लिख लेंगे। इस सीक्वेंस में n की वैल्यू 2 रखेंगे
तब ये जो वैल्यू आएगा A2 की वैल्यू वह हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब आप फार्मूले पे देखो क्या है कि लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नंबर्स। यह x जो है ये डिफिनीशन में जो जो आया है वो क्या है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो लेट x बी ए सेट ऑफ नंबर्स, ये हमारा नंबर्स है। नंबर्स में क्या, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, तो इनमें से कोई एक हो सकता है। इसीलिए यह एक नॉन एम्प्टी जो सेट है जो नंबर्स का, उसको यक से डिनोट किया गया। तो ये हमको मिल गया कि यह क्या है। फिर आगे कहा जा रहा है यह यन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यह यन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तब एक मैपिंग, तो यह मैपिंग जिसका डोमेन सेट हो गया नेचुरल नंबर और कोड डोमेन x, जहाँ x हमारा नेचुरल नंबर से रियल नंबर तो कोई होगा। तो जो ये मैपिंग है, ये मैपिंग ही हमारा ये सीक्वेंस कहलाएगा। और ये सीक्वेंस किस में, कि यह यक्स में। यदि यह यक्स हमारा नेचुरल नंबर होगा तो वो सीक्वेंस नेचुरल नंबर में होगा। यक्स हमारा इंटीजर होगा तो वो सीक्वेंस इंटीजर में होगा। इस तरह से रियल नंबर में, रैशनल नंबर में, इस तरह हमारा सीक्वेंस हुआ। तो यानी सीक्वेंस एक मैपिंग ही है। और वो कैसा मैपिंग, जिसका डोमेन सेट डिफरेंटली नेचुरल नंबर हो। तो यदि कोई भी मैपिंग जिसका डोमेन सेट नेचुरल नंबर हो और कोड डोमेन हमारा नेचुरल से रियल कोई हो, तो यह मैपिंग जिस तरह से डिफाइंड होगा, वो मैपिंग के जो एलिमेंट होंगे उस मैपिंग में n की जगह 1 रखेंगे तो हमारा उस सीक्वेंस का पहला एलिमेंट आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे। इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस के एलिमेंट हैं और जो मैपिंग हुआ वो हमारा सीक्वेंस हुआ। सीक्वेंस को जनरली हम an से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यह मैपिंग जैसे डिफाइंड है उसी को इस फॉर्म में लिख लेंगे, ये हमको सीक्वेंस रिप्रेजेंट करेगा। अब सीक्वेंस में हमारा लोअर बाउंड सीक्वेंस और अपर बाउंड सीक्वेंस यह आता है। तो लोअर बाउंड सीक्वेंस और अपर बाउंड सीक्वेंस, इसका क्या मतलब है उसको एक बार आपको हम बताते हैं। तो अब देखो सीक्वेंस के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसमें पहला हमारा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का क्या मतलब है कि ये जो सीक्वेंस के एलिमेंट हैं उन सीक्वेंस के एलिमेंट को निकालो और इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, यानी जिस सेट में सीक्वेंस डिफाइंड है, तो यहाँ रियल नंबर में डिफाइंड है, तो रियल नंबर में एक ऐसा नंबर मिल जाए कि इस सीक्वेंस की जितनी भी वैल्यूज हों, जितने भी सीक्वेंस के एलिमेंट हों, वो सभी एलिमेंट जो इसका एक ऐसा एलिमेंट मिले कि उससे सब ग्रेटर या जो सबसे छोटा हो वो इक्वल, यही कंडीशन ये सेटिस्फाई करे तब हम कहेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हुआ। अब एग्जांपल्स के लिए देखो, ये हमने जो सीक्वेंस लिया है तो इसमें सीक्वेंस के एलिमेंट देखो, तो सीक्वेंस जो an हुआ उसके एलिमेंट, तो n की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखोगे तो √1/2 ये आ गया। अब इसके बाद से 2 रखो तो यह 2/3, √2/3, फिर √3/4, √4/5 एंड सो ऑन, ये बढ़ते जाएंगे। तो ये जो हमारे एलिमेंट हुए वो सीक्वेंस के एलिमेंट होंगे, यानी जो सीक्वेंस दिया जाए उसमें पहला नेचुरल नंबर रखोगे तो हमारा पहला एलिमेंट आएगा, इस सीक्वेंस में दूसरा नेचुरल नंबर रखोगे दूसरा एलिमेंट आएगा, तीसरा रखोगे तीसरा आएगा, एंड सो ऑन बढ़ते जाओ इनफाइनाइट तक। तो जो ये एलिमेंट आया, तो यानी इस आर में एक ऐसा एलिमेंट मिले कि जिस एलिमेंट से इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ग्रेटर हो या इसमें जो सबसे छोटा हो वो इक्वल तक हो सकता है। तो यदि ऐसा एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा, यानी जिस सेट में ये डिफाइंड है इसमें एक ऐसा एलिमेंट मिले कि उस एलिमेंट से इसके सभी एलिमेंट फॉर ऑल n का मतलब है जितने नेचुरल नंबर रखें और ये सीक्वेंस जो वैल्यू दे, तो n को 1 रखा हमको ये आया, 2 रखा ये आया, 3 रखने पर 4 रखने पर 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हमको एलिमेंट मिलते गए। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए हम एलिमेंट लें
वो सभी एलिमेंट एक नेचुरल एक इस रियल नंबर ऐसा मिल जाए, उस रियल नंबर से इसके सारे एलिमेंट हमारे ग्रेटर या जो सबसे छोटा वो इक्वल हो जाए। तब यदि ऐसा कोई एलिमेंट उसमें मिलेगा तो हमारा ये जो सेट होगा वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाएगा। जो सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड बिलो होगा। तो अब देखो इसमें जितने एलिमेंट है तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उस एलिमेंट से यह एलिमेंट इक्वल होगा और शेष जितने होंगे वो सब उससे ग्रेटर होंगे। तो यह ए एलिमेंट इस सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट हुआ वही हमारा इस जो ए होगा इसमें वह ए होगा कि जिस एलिमेंट से इसके सभी एलिमेंट ग्रेटर या जो सबसे छोटा है वो इक्वल हुआ। तब हमको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, तब हमारा यह जो सीक्वेंस हुआ वो बाउंडेड बिलो हुआ। तो हम यहाँ देखेंगे कि अंडर रूट 1/2 बिलोंग्स टू आर। अब यह जो ए आया वो इस आर का एलिमेंट, यह x की जगह इस क्वेश्चन में आर है, रियल नंबर है, तो यह ए की जगह यह वैल्यू हमको मिला कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा मिला कि सच दैट अंडर रूट -1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब इस चीज को समझ लो क्या लिखा गया है कि यह इसमें एक ऐसा एलिमेंट है कि इसमें इसकी जो वैल्यू इतना है, इसमें कोई भी नेचुरल नंबर जितने नेचुरल नंबर है सबकी वैल्यू को रखो तो n इक्वल टू 1 रखा तो ये हमारा ये पहला एलिमेंट आया वो इसके इक्वल आ गया। n की वैल्यू जब 2 रखा तब हमको ये दूसरा एलिमेंट आया वो जब a2 जो हुआ वो इससे ग्रेटर हुआ, यानी इसके जितने भी एलिमेंट हैं सब एलिमेंट इससे ग्रेटर हो गया और जो सबसे छोटा हुआ वो हमारा इसके इक्वल हो गया। तो ऐसा एलिमेंट जब इसमें मिल जाएगा तब हम कहेंगे कि यह जो सीक्वेंस हुआ वो हमारा बाउंडेड बिलो हो गया। अब यदि कोई सेट ऐसा मिलता कि जिसका सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है वो हम डिसाइड नहीं कर पाते तब वो हमारा बाउंडेड बिलो नहीं होता। उस तरह का आगे हम देखते हैं, लेकिन अभी हमारा जो है सीक्वेंस हुआ वो बाउंडेड बिलो हो गया। तो हैंस सीक्वेंस an is equal to under root n/n plus 1 is बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कर लिया, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हुआ, ये वर्क हमने कर लिया। अब इसके बाद से हम देखेंगे बाउंडेड एबव सीक्वेंस। तो अब बाउंडेड बिलो में और बाउंडेड एबव में क्या है, जैसे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट हैं और इसमें यदि एक वैल्यू हमको इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट हुआ वो एलिमेंट यदि हमको ऐसा मिलेगा कि जिससे ग्रेटर सब होंगे और जो सबसे छोटा होगा वो इक्वल होगा तब ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो जाएगा। लेकिन अब इसमें इसका जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो एलिमेंट जिसके इसके अन्य सारे एलिमेंट छोटे हो जाए, यानी यह जो आपका रियल नंबर है इस रियल नंबर में जितने भी एलिमेंट हैं एक एलिमेंट ऐसा मिले जिससे ये सभी ग्रेटर हो या जो सबसे छोटा हो उसके इक्वल हो जाए तब ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब इसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिले कि जिससे इसके सभी एलिमेंट छोटे हो या जो मैक्सिमम हो वो उसके इक्वल हो जाए तब हम इसको बाउंडेड एबव सीक्वेंस कहेंगे। तो अब बाउंडेड एबव सीक्वेंस की एक बार डेफिनेशन देखिए फिर एग्जांपल। तो बाउंडेड एबव सीक्वेंस, बाउंडेड एबव सीक्वेंस। तो इसमें जो भी डेफिनेशन है सेम आएगा, अंतर यह होगा कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट मिले कि इसके सभी एलिमेंट उससे लेसर इक्वल हो। इसमें जो बाउंडेड बिलो रहता है तो उसमें जो एलिमेंट मिलता है उसके सारे एलिमेंट उससे ग्रेटर और जो सबसे छोटा हो इक्वल हो जाए। लेकिन
जो हमारा बाउंडेड एबव होता है सीक्वेंस, उसमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि इसके सारे एलिमेंट उससे छोटे हो या जो सबसे बड़ा हो उसके इक्वल तक, यानी उससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए सीक्वेंस का। तो हम उसी को डिफिनीशन वही ए सीक्वेंस ए सीक्वेंस एन इन एक्स इज कॉल्ड बाउंडेड एबव सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट का सिंबल है इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन एक्स, जो भी हमारा सेट यहाँ रहेगा उसमें एक ऐसा एलिमेंट मिले सच दैट ए एन लेस आर इक्वल टू बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो जो डिफिनीशन बाउंडेड बिलो का है वही हमारा बाउंडेड एबव का है, एक डिफरेंस रहेगा। इसमें इस यक्स का एक एलिमेंट ए ऐसा मिलना चाहिए कि जितने नेचुरल नंबर इस सीक्वेंस में रखते जाओ तो उनकी जो वैल्यू मिले वो इससे सब ग्रेटर हो, जो सबसे छोटा हो इसके इक्वल हो सकता है। और इसमें हमको एक नेचुरल एक एन का इस यक्स का एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि इस सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं सब उससे छोटे ही मिले और अधिकतम जो इसमें सबसे बड़ा हो उसके इक्वल तक हो सकता है, कोई ग्रेटर ना हो। तब हम देखें कि यही एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड एबव होगा कि नहीं होगा। तब आप देखो कि इसमें सबसे छोटा एलिमेंट ए है, अब सबसे बड़ा एलिमेंट तो हमारा नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा एलिमेंट इनफाइनाइट है। तब देखेंगे कि ये सीक्वेंस हमारा इनफाइनाइट पर क्या वैल्यू देगा। तो इनफाइनाइट कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट पर वैल्यू के लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर वैल्यू निकालते हैं। तो अब यहाँ हम लिखेंगे इसके लिए सॉल्यूशन के लिए सीक्वेंस an is equal to under root n by n plus 1 gives for n tends to infinite। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा वो देखो कि उसके इक्वल या उससे ग्रेटर एलिमेंट लेंगे तो भी सभी उससे लेस होंगे। तब देखो n जब हम इनफाइनाइट ले तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, तो यानी यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट n अपान n प्लस 1। आपको पता है कि जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना होता है तो n को हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। तो यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट, इस n को n से डिवाइड करोगे तो 1 अपान 1 को n को n से तो 1 प्लस 1 बाई n, ये वैल्यू आया। अब देखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 और 0 प्लस 1 1 और 1 बाई 1 1 अंडर रूट में 1, यानी यह 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें n को टेंड करेंगे इनफाइनाइट पर तब यह वैल्यू यह आएगा। अब ये वैल्यू इसमें आपको मिलेगा नहीं, इस सीक्वेंस का एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो भी डिनोमिनेटर है वो सब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से एक कम है और इक्वल तब आएगा जब दोनों वैल्यू हमारा इक्वल रहे, तब वो 1 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यह 1 इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे यानी इसका जो लार्जेस्ट वैल्यू देगा वो आपको 1 देगा, लेकिन यह 1 इसमें आएगा नहीं। लेकिन ये 1 जो आपका यह रियल नंबर का सेट है उसमें ये हमको मिलेगा। तो अब इसमें इसके जितने एलिमेंट होंगे इक्वल कोई नहीं देगा, सब लेस आएंगे,
क्योंकि इसका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो इसमें हम लिमिट है ये इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारा 1 को टेंड करेगा ये वैल्यू, तो 1 को टेंड करेगा। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज ये 1 इस सीक्वेंस में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब n की वैल्यू जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक लेस है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस आएगा, और ये वैल्यू हमको 1 दे रहा है तो वो लिमिटिंग वैल्यू यानी n इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो ये सीक्वेंस के एलिमेंट उसको टेंड करेंगे। तो यानी यह 1 जो मिला वो 1 से इसके सभी एलिमेंट लेस आएंगे। अब यहाँ इक्वालिटी का कंडीशन नहीं आएगा, तो या तो ये एलिमेंट लेस हो और नहीं तो अधिकतम इक्वल हो। यदि इस तरह का कोई इसमें एलिमेंट हमको मिल जाएगा तब हमारा ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव सीक्वेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 10 we see that all elements of sequence under root n upon n plus 1 is less than 1। अब यह 1 R में हमको एक ऐसा मिल गया कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं सब इससे लेस हैं, इसलिए हमको ये जो सीक्वेंस हुआ वो बाउंडेड एबव सीक्वेंस हो गया। तो दिस इंप्लाई सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव सीक्वेंस। तो बाउंडेड एबव सीक्वेंस हो गया। तो आपने फाइनली क्या समझा कि कोई सीक्वेंस दिया जाए उसमें n की वैल्यू 1 2 3 लग करके सारे एलिमेंट निकाल लो, और तब उसमें देखो कि उसका यदि सबसे छोटा एलिमेंट आपको मिलता है तो वही एलिमेंट हुआ कि जिससे ये सारे एलिमेंट ग्रेटर होंगे, तब हमको बाउंडेड बिलो मिल जाएगा। और इसमें देखो कि यदि हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट एग्जैक्ट मिलता है तब तो वो एलिमेंट से इसके सारे एलिमेंट लेस आएंगे, और वो जब ग्रेटेस्ट जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो हमारा बाउंडेड जो होगा वो एबव सीक्वेंस हो जाएगा ये। लेकिन यदि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है तब हम देखें कि कौन सा एलिमेंट मिला जिससे इसके सारे एलिमेंट छोटे हों। यदि इक्वल नहीं मिल रहा है तो सारे एलिमेंट छोटे हों, तो उसके लिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट निकाल लो, जो वैल्यू आएगा उससे सभी एलिमेंट हमको छोटे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस को समझा, और सीक्वेंस के बाद दो तरह का सीक्वेंस, एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और एक बाउंडेड एबव सीक्वेंस। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हमको मिलेंगे जिसमें हमको चेक करना पड़ सकता है कि उसका बाउंडेड एबव होगा कि नहीं, बाउंडेड बिलो होगा कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम जब आएंगे तो उसको देखा जाएगा। अभी हम लोगों ने बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो ये दो सीक्वेंस को डिफाइन किया, और सामान्यतः हमारे ध्यान में रहता है कि जो भी सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस का कोई हमारा पहला एलिमेंट और कोई लास्ट एलिमेंट तो होगा ही, इसलिए वो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो ये दोनों सीक्वेंस हमको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल में ये हम दिखा सकेंगे कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव भी नहीं हो सकता, बाउंडेड बिलो भी नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल के लिए हमने यह सीक्वेंस एक an लिया -1 टू द पावर n और अंडर रूट n। अब इस सीक्वेंस के एलिमेंट क्या होंगे पहले उसको हम देखें, और जब सीक्वेंस के एलिमेंट में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो हमारा उसका लोअर बाउंड हो सकता है और सबसे ग्रेटेस्ट। तो पहले इसकी वैल्यू को देखो, तो n इक्वल टू 1 पहला हमको 1 रखना है, तो -1 टू द पावर 1 यानी -1 और अंडर रूट 1, तो ये हमको केवल -1 मिल जाएगा। अब इसके बाद से 2 रखो, तो जब 2 रखोगे तो -1 का 2 तो +1 और अंडर रूट 2 ये वैल्यू आया अंडर रूट 2। अब 3 रखो, तो 3 रखो तो माइनस आएगा, तो जब माइनस आएगा तब यहाँ से यहाँ माइनस
और √3 माइनस √3 ये है। और 4 रखो तो प्लस और ये √4 या उसी की वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। फिर यदि आप 5 लिखो तब यह माइनस √5 इस तरह से। अब आप देखोगे यहाँ कि जो ये सीक्वेंस आएगा उसमें n की वैल्यू को जब हम बढ़ाते जाएंगे तो ये क्रमशः प्लस में भी इधर बढ़ता जा रहा है और माइनस में भी इधर बढ़ता जा रहा है। n की वैल्यू जो 1 लिया वही सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, ऐसा नहीं हुआ। ये हमारा यह -1 आया है, लेकिन अब ये वैल्यू देखो -1, अब ये -√3 से भी छोटा आ गया, -√5 इस तरह से आ गया। तो अब हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता जा रहा है। जब n को इनफाइनाइट करेंगे तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ, और माइनस में करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता जाएगा। तो हमारा प्लस इनफाइनाइट यानी ये वैल्यू क्रमशः ये इनफाइनाइट की तरफ इधर बढ़ता जाएगा और माइनस इनफाइनाइट की तरफ इधर बढ़ता जाएगा। तब इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या हुआ हमको पता नहीं, और इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या हुआ वो हमको पता नहीं, क्योंकि फाइनाइट कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है कि हम वो समझ लें कि इनफाइनाइट कि हमारा ये 5 है, 10 है, 1 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैल्यू बढ़ाते जाओ और जहां आगे जिसकी कोई सीमा न हो हम उसको इनफाइनाइट कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं आया जिससे लेस इसके सारे एलिमेंट हो, और कोई एलिमेंट पर्टिकुलर यहाँ नहीं आया जिससे ग्रेटर इसके सारे एलिमेंट हो। तो इस तरह से जब कोई अपर एलिमेंट नहीं मिला जिससे लेस इसके सभी एलिमेंट हो, और लोअर में भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिससे ग्रेटर इसके सभी एलिमेंट हो, इसलिए ये सीक्वेंस हमारा न तो बाउंडेड एबव होगा और न ही हमारा बाउंडेड बिलो होगा। तब वी सी दैट नो फाइनाइट element in R such that all the elements of the sequence is greater or equal similarly there is no element in R such that all elements of the sequence is less or equal hence sequence an is equal to -1 to the power n under root n is neither bounded below nor bounded above sequence। इस
इस तरह से हमने देखा कि कोई इसमें एक ऐसा एलिमेंट फाइनाइट नहीं मिला जिससे ग्रेटर इसके सारे एलिमेंट हो या इक्वल हो, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिससे इसके सारे एलिमेंट लेस आर इक्वल हो। इसलिए जब कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिल पा रहा है तब यह जो सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस भी नहीं होगा और बाउंडेड एबव सीक्वेंस भी नहीं होगा। इस तरह से अब हमको यह ध्यान में आ जाना चाहिए कि जो सीक्वेंस रहेगा उसका कोई ना कोई छोटा एलिमेंट और कोई ना कोई बड़ा एलिमेंट मिले ही ये आवश्यक नहीं।